अभी तक हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन के पैरेलल के बारे में और सिंपल जो रिएक्शन होते हैं उसके जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर सबके हम वैल्यू निकाल चुके हैं कंसंट्रेशन का टी टाइम बाद। इस वीडियो में सीरीज़ रिएक्शन के लिए हम वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए हम एक सीरीज़ रिएक्शन लेते हैं जिसे हम मानते हैं ये एक रिएक्टेंट है। K1 रेट कांस्टेंट से ये कन्वर्ट हो रहा R में। RS के लिए एक रिएक्टेंट है जो K2 रेट से कन्वर्ट हो रहा है S में। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हम यहाँ पे जीरो टाइम पे मानते हैं कि इनिशियल मोल इसका CA 0 है, इसका CR 0 है, इसका CS 0 है। टी टाइम पे मानते हैं कि ये CA बचा, ये CR बचा, ये CS बचा। अब टी टाइम बाद ये तो तीनों कंसंट्रेशन है, इनको हम कैलकुलेट करेंगे, एक दूसरे में रिलेशन भी निकालेंगे, क्योंकि इसी बेसिस पे हमारा ये जो सीरीज़ रिएक्शन होता है डिफाइन किया जाता है कि कैसे हम रेट कंसंट्रेशन निकालते हैं टी टाइम बाद। तो हम तीनों का इक्वेशन लिखते हैं अलग अलग। रेट इक्वेशन -RA इक्वल टू -dCA/dt इक्वल टू KCA। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है यूनिमॉलिकुलर मतलब एक मॉलिक्यूल। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब KCA केवल होगा। RR के लिखेंगे, ये प्रोडक्ट है dCR/dt इक्वल टू RR इक्वल टू K। ये बन भी रहा है, घट भी रहा है, तो जितना बनेगा उससे कम ही इसमें कन्वर्ट होगा। मान लीजिए जितना 5 मोल है बना, तो 5 मोल जरूरी नहीं है तुरंत S में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि ये आइडियल है नहीं, कुछ लॉसेस होंगे। तो हम इसमें से इसको घटा देंगे तो जो बचा हुआ अमाउंट होगा ये मिल जाएगा रेट इक्वेशन से। K1CA माइनस ये K2 रेट कांस्टेंट से इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये CR। अब थर्ड वाले के लिए S के लिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ S के लिए हम निकालेंगे, RS लिखेंगे इक्वल टू dCS/dt इक्वल टू हो जाएगा KCR। ये आ जाएंगे इक्वेशंस, और यहाँ से हम तीनों के CS, CR, CA के वैल्यू कैलकुलेट करें। CA का तो फर्स्ट ऑर्डर का है, जैसे अभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए किए थे, या ये बहुत जगह यूज भी हो चुका है, तो इसको हम आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ से DCA है, CA को नीचे लाएंगे, DT को इधर ले जाएंगे, तो बनेगा क्या dCA/CA इक्वल टू K इंटू DT। जीरो टाइम पे ये CA 0 था, टी टाइम पे ये CA हो गया। अब यहाँ से क्या आता है, ln होगा CA माइनस ln CA 0 होगा जब लिमिट रखेंगे, तो ln CA/CA 0 माइनस में इक्वल टू KT। अब यहाँ से हम CA का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे रखेंगे, जैसे यहाँ पे हो जाएगा ln CA/CA 0 इक्वल टू माइनस KT। माइनस को इधर ले गए। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम ln से कोई वैल्यू निकालते हैं, जैसे ln x इक्वल टू T है, तो x का वैल्यू e⁻t हो जाता है। यहाँ पे जो ln का e रहता है लॉग का, वो इधर चला जाता है e के पावर में। तो यहाँ पे सेम करेंगे, CA/CA 0, x के जगह पे क्या है CA/CA 0 है, यहाँ आ गया। यहाँ का जो e रहेगा इसके नीचे चला जाएगा, माइनस KT का नीचे चला जाएगा, यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे जो हमारा CA का वैल्यू आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद CA 0 e⁻−KT आएगा। ठीक है, ये हमको यहाँ पे पुट करने हैं, CA इक्वल टू CA 0 e⁻−KT। CA का वैल्यू आ गया था वहाँ से, CA का वैल्यू आया था CA 0 e⁻−KT। यहाँ पे निकालते हैं dCR/dt इक्वल टू इसका वैल्यू K1। अब यहाँ पे क्या है, CR है, यहाँ भी CR है, तो एक हमारा CA को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर CA रहेगा तो हमारा R के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दो वेरिएबल हो जाए। तो CA का वैल्यू ये रख देंगे, CA 0 e⁻−KT माइनस K2CR, ये वैल्यूज आ जाएंगे। यहाँ पे हम बाद में करेंगे, क्योंकि ये बड़ा है, ये लास्ट में करते हैं, इसको पहले कर लेते हैं। सेम इस तरह जैसे हुआ, यहाँ पे CS का वैल्यू क्या आ जाएगा, सेम इंटीग्रेशन करेंगे तो
सी एस का वैल्यू आएगा CS0 e⁻ K2t, ये K1 था, सॉरी K1 था, ये K2t आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे K2 है, e⁻ K2, सी एस और सी आर का वैल्यू आ गया, सी एस और सी ए का वैल्यू आ गया, सी आर का वैल्यू निकालेंगे अब। इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसलिए इसको अलग से करते हैं। dCr/dt का जो वैल्यू आया था K1 CA माइनस K2 CR, dCr/dt का वैल्यू, CA का हम वैल्यू रख दिए थे K1, CA0 e⁻ K1t माइनस K2 CR। ठीक है, अब यहाँ से हमारे दो टर्म बनते हैं, एक हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्म होता है, जैसे हम यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारा मान लीजिए कोई इक्वेशन आया dy/dx प्लस py इक्वल टू q, इसको बोलते हैं फर्स्ट आर्डर। ऑर्डर का मतलब यहाँ पे dy/dx है, d2y/dx स्क्वायर रहता है यहाँ पे, ये सेकेंड आर्डर का हो जाता है। ये फर्स्ट आर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है? सिंपल, इसका सॉल्व करने का इंटीग्रेशन का जो मेथड होता है, हम लिखते हैं y इंटू e⁻p dx, p और dx, p का इंटीग्रेशन करते हैं e के पावर में y इंटू ये इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ q, ये जो q है डॉट e के पावर सेम वाला टर्म रहेगा p dx, और टोटल का हम इंटीग्रेशन करेंगे और प्लस लिखेंगे कंसंट्रेशन c। तो इसी तरह हम करते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा वैल्यू निकालते हैं। जैसे इसको एक बार और अरेंज करते हैं, dCr/dt इक्वल टू, सॉरी ये CR है, CR है, PY है ना, तो P हम K2 को लेंगे, Y यहाँ पे जो है यहाँ पे सेम है, तो इसको इस तरफ हम लेके आएंगे प्लस में K2 CR इक्वल टू K1 CA0 e⁻ K1t। ठीक है, अब यहाँ पे हम P Y Q X सबका वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे हमारा Y का वैल्यू क्या है? CR है। P का वैल्यू क्या है? Y का कोफिशिएंट, Y मतलब CR का कोफिशिएंट K2 है, P का वैल्यू K2 है, Q का वैल्यू, ये जो टोटल है हमारा Q का वैल्यू है। अब इसको थोड़ा और आगे इसका डिफरेंशियल फॉर्म इस फॉर्म में लिखेंगे। डिफरेंशियल फॉर्म क्या आता है इसका? y इंटू e⁻px, p का वैल्यू कितना? K2 और dx, x की जगह पे t था यहाँ पे, तो dt लिख देंगे इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ q का वैल्यू पूरा लिखेंगे K1 CA0 e⁻ K1t, ये पूरा लिख दिया। q इंटू फिर सेम टर्म लिखा जाएगा e⁻ K2 dt प्लस c, यहाँ पे dx लास्ट में लगा था, ये पूरा ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे y e⁻ K2 का क्या होगा? डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा e⁻ K2t हो जाएगा, क्योंकि अभी देखिए K2 क्या है? कांस्टेंट है, बाहर आएगा। और मान लीजिए यहाँ dx के dt के जगह पे dx रहता है, तो dx का हमारा x होता है, क्योंकि यहाँ पे x को 0 लेते हैं, इसको 0 + 1/0 + 1 करते हैं, तो ये x आता है। तो KT हो गया e के पावर इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा? K1 CA0, ये सब कांस्टेंट है, e⁻ K1t, यहाँ पे e के पावर K2t सेम हो जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद। ये dx के जगह पे dt रहेगा, सॉरी dt प्लस c। अभी फिर से इसको हम जो कांस्टेंट है इसको बाहर निकालते हैं। K1 कांस्टेंट है, CA0 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻, यहाँ से ये दोनों नीचे का सेम है, तो ऊपर का ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे t अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? K2 माइनस K1। ठीक है, इंटू, सॉरी t पहले लिख दिया है, dt प्लस c, यहाँ पे y इंटू e⁻ K2t। ठीक है,
वाई इंटू ई टू पावर के टू टी इक्वल टू, अभी इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, के वन सी ए ज़ीरो ई टू पावर कुछ रहता है, मान लीजिए यक्स रहता है तो इसका ई टू पावर यक्स हो जाता है ना। यहाँ पे क्या है, ई टू पावर अगर मान लीजिए 5x होता है तो क्या हो जाता है, ई टू पावर 5x डिवाइडेड में जो इसका कोफिशिएंट होता है वो नीचे चला जाता है, जैसे 5 है यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे 5 के जगह पे क्या है, k2 माइनस के वन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई टू पावर k2 माइनस के वन इंटू टी डिवाइडेड बाई 5 के जगह पे क्या था, k2 माइनस के वन प्लस सी, ये आ गया। अब सी एक लीनियर इक्वेशन का यही रूल है कि जब यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है सी, उसको हम इनिशियल टर्म से जोड़ के हम निकाल लेते हैं। जैसे जब हमारा टाइम 0 था तो हमारा जो सी आर था, है ना, यहाँ पे वाई के जगह पे हमारा सी आर है, हमने लिखा नहीं है, वाई के जगह पे सी आर है हर जगह। ठीक है, यहाँ पे जब हमारा टी का वैल्यू 0 था तो सी आर हमारा कुछ भी नहीं बना था, ये 0 था। ठीक है, वो शुरुआत में हमने सी आर 0 एज्यूम कर लिया था, उसको नहीं एज्यूम करेंगे क्योंकि ये बना नहीं था। उसके बाद जितना लिए थे वो कांस्टेंट था। तो जब टी का वैल्यू 0 पर सी आर का वैल्यू 0 था तो यहाँ पे रख देते हैं सी आर का वैल्यू, यहाँ 0 रखेंगे तो टोटल टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पे के वन सी ए 0 ए ई इंटू ई के पावर क्या है, ये 0 है, टी का वैल्यू 0 रखेंगे तो ई के पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, ई के पावर 0 का वैल्यू 1 अपान के टू माइनस के वन प्लस सी, सी का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सी का वैल्यू क्या आएगा, इस टर्म को इधर कर देते हैं, सी का वैल्यू निगेटिव में आ जाएगा, माइनस में के वन सी ए 0, ये हो गया के वन सी ए 0 डिवाइडेड बाई के टू माइनस के वन, ये आ जाएगा सी का वैल्यू। अब ये सी का वैल्यू आ गया तो हम सी का वैल्यू यहाँ रख देते हैं। ठीक है, सी का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे इस जगह, तो क्या आएगा, सी आर इंटू ई टू पावर के टू टी, ये हो गया। यहाँ पे के वन सी ए 0, के वन सी ए 0 इंटू ई टू पावर के टू माइनस के वन इंटू टी डिवाइडेड बाई के टू माइनस के वन प्लस में ये सी का वैल्यू जो आया है यहाँ पे रखेंगे। सी का वैल्यू यहाँ पे लिख दिए हैं तो इसको साफ कर देते हैं। सी का वैल्यू क्या है, माइनस में है तो यहाँ पे माइनस लगाते हैं। यहाँ पे क्या, के वन सी ए 0 डिवाइडेड बाई के टू माइनस के वन, ये आ जाएगा सी का वैल्यू है। यहाँ से इससे हम ई के पावर के टू से डिवाइड कर देंगे तो हमारा सी आर का वैल्यू आ जाएगा। सी आर इक्वल टू क्या होगा, के वन सी ए 0 और यहाँ पे डिवाइड होगा ई के पावर, तो ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ई के पावर क्या है, के टू टी, इसको खोल देते हैं, माइनस के वन टी। अब ये नीचे आएगा इधर करेंगे तो, अब ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा, के टू टी डिवाइडेड बाई के टू माइनस के वन है यहाँ पे, माइनस इधर भी डिवाइड जाएगा दोनों टर्म में, के वन सी ए 0 ई टू पावर ए ऊपर जाएगा तो माइनस के टू टी डिवाइडेड बाई के टू माइनस के वन, इतना आ गया। अब थोड़ा सा और इसको शॉर्ट करते हैं। सी आर का वैल्यू यहाँ पे के वन सी ए 0, के वन सी ए 0 कॉमन है, के वन सी ए 0 कॉमन है, नीचे के टू माइनस के वन भी कॉमन है, बचेगा क्या यहाँ पे, के टू से के टू टी कट जाएगा, बचेगा ई टू पावर माइनस के वन टी, यहाँ बचेगा माइनस में ई टू पावर माइनस के टू टी, ये आ गया सी आर का वैल्यू। ये हमारा सी आर का वैल्यू आ गया। अब सी आर का वैल्यू के ऊपर लिख देते हैं अब थोड़ा सा, और उसमें कंक्लूजन में जाते हैं। जैसे हमारा सी ए का वैल्यू क्या था, सी ए 0 ई टू पावर माइनस के वन टी, सी आर का वैल्यू क्या आया, ये आया हमारा के वन सी ए 0 डिवाइडेड बाई के टू माइनस के वन
इन ब्रैकेट ई टू पावर माइनस K1T माइनस ई टू पावर माइनस K2T, इतना आ गया सी आर का वैल्यू। अगर इन दोनों का वैल्यू इतना है तो टोटल हमारा जो इनिशियल मोल था CA0 इक्वल टू हमारा क्या था, CA का भी जोड़ दो लास्ट में T टाइम बाद, CR का भी जोड़ दो, CS का भी जोड़, जैसे ये से हमारा R बना K1 रेट कांस्टेंट से, फिर S बना K2 रेस्ट कांस्टेंट। तो हमने सबसे पहले इसको गलत मान लिया था कि यहाँ पे हम CR0 मान लेते हैं इनिशियल, CS0 मान लेते हैं, प्रोडक्ट हैं तो हमको ये मान के चलना था कि ये 0 0 बना था इनिशियल में, ये CA0 था, ठीक है। यहाँ पे हम कोई मोल्स नहीं लेंगे, ये 0 0 बना था। अभी इनिशियल टाइम पे टोटल मोल CA0 है, अब T टाइम बाद जितने भी मोल्स एक खर्च होगा उसमें ये भी बनेगा, अब इसी में A से ही S भी बनेगा, तो टोटल मोल हमारा कितना CA0, लास्ट में कितना बचेगा, इसका बचा CA, इसका बना प्लस CR, इसका बना प्लस CS। तो अगर हमको ये दोनों मोल पता है तो इसमें से अगर इसको घटा दे तो हमारा CS निकल जाएगा। जैसे हमारा CR पता चल गया, CA भी पता चल गया, CS भी पता चल जाएगा। जैसे CA है, CR है, तो वहाँ पे यस का CS का जो पता चला था हमारा यस के फॉर्म में पता चला था, लेकिन हम यस के फॉर्म में अभी हमने बोला कि यहाँ पे CS0 का वैल्यू कुछ था ही नहीं, CR0 का वैल्यू कुछ था ही नहीं, तो हमको यहाँ से CS का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे CS का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इधर सीधे लिख देता हूँ, CS इक्वल टू CA0 में से घटा देंगे CA को, फिर माइनस में CR को भी घटा देंगे। CA0 को यहाँ लिखते हैं, माइनस CA का वैल्यू यहाँ CA0 इंटू ई टू पावर माइनस K1T, माइनस CR का वैल्यू क्या है K1 CA0 डिवाइडेड बाई K2 माइनस K1, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर ई टू पावर माइनस K1T, या तो ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस ई टू पावर माइनस K2T। ये आ गया इतना बड़ा इक्वेशन। अब यहाँ से एक टर्म दिख रहा है CA0 CA0 CA0, तीनों में से कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे ई टू पावर माइनस K1T बचेगा, और यहाँ पे हमारा A निकल गया CA0, तो हमारा बना K1 अपान K2 माइनस K1 इन ब्रैकेट ई टू पावर माइनस K1T माइनस ई टू पावर माइनस K2T, इतना बच गया हमारा। इसको थोड़ा सा अगर और आगे बढ़ाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसमें से इन दोनों में से ई के पावर माइनस K1T कॉमन ले लेंगे, तो एक और सिंपल इक्वेशन बन जाएगा जो कि याद करने में आसानी होगा। अपन माइनस इसको हम कॉमन ले लेते हैं, ई टू पावर माइनस K1T, तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए, बचेगा क्या K1 डिवाइडेड बाई K2 माइनस K1, ठीक है। ई टू पावर माइनस K1T कॉमन लिया, ठीक है ना। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई होता तो यहाँ पे प्लस हो जाता, और इसका भी मल्टीप्लाई होगा टोटल का, तो होगा K1 अपान K2 माइनस K1 ई टू पावर माइनस K2T, ये बनता। और इसके आगे एक स्टेप और करेंगे, वो स्टेप क्या होगा, यहाँ पे CS का वैल्यू CA0 ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू पावर माइनस K1T, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे K2 माइनस K1 प्लस K1 से K1 कैंसिल हो जाएगा, K2 अपान K2 माइनस K1 बचेगा, K2 अपान K2 माइनस K1 आ जाएगा। जैसे इसको 1 प्लस K1 अपान K2 माइनस K1 LCM लेंगे तो क्या होगा, K2 माइनस K1 LCM होगा पूरा नीचे वाला, और इधर कुछ नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, K2 माइनस K1, यहाँ प्लस में K1 है, K1 से K1 कटेगा तो K2 अपान K2 माइनस K1 आ जाएगा। थर्ड टर्म जो आ रहा है यहाँ पे प्लस में क्या आ रहा है, K1 अपान K2 माइनस K1 इंटू ई टू पावर माइनस K2T, ये आ जाएगा हमारा CS का वैल्यू। CS CR और CA तीनों का वैल्यू आ गया। इसमें कुछ अजम्पशन भी होते हैं जिसको हम एज्यूम करके चलते हैं आगे तक, उसको भी करेंगे। अगर K1 का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गया K2 से, या K2 का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गया K1 से, तो उस केस में क्या होगा। इसमें पहला एजम्पशन लेंगे कि अगर K1 बहुत बड़ा हो गया K2 से, पहला एजम्पशन क्या है, K1 इज़ मच ग्रेटर देन K2, K1 का वैल्यू बहुत बड़ा है K2 से, K2 बहुत छोटा हो गया, मीन्स यहाँ पे हम 0 रख देंगे, यहाँ पे 0 रख देंगे,
यहाँ पे K2 का वैल्यू 0 रख देंगे, K2 का वैल्यू 0 रख देंगे, तो यहाँ पे e के पावर 0 मतलब 1, यहाँ पे K1 अपन K1 कट जाएगा सब, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, 0 इंटू 0, ये सब 0 हो जाएगा। लेकिन कुछ तो गड़बड़ आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे गलती क्या हुआ कि मतलब जब हम इसको एज्यूम करते हैं तो जैसे K1 और K2 जहाँ पे हमारा कंपेरेबल होता है, जहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं उसको, वहाँ पे ही अगर एक K1 बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ तो K2 को मानेंगे कि एक K1 में मान ले एक 1000 है और ये इसका वैल्यू 1 है, तो 1000 में 1 जोड़ने में उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे केवल हटाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर 1 रहेगा तो उसका फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये अकेले है, इसलिए यहाँ पे हमको करना नहीं चाहिए था, ये गलत तरीका हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये टर्म 0 आया, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल 0 हो जाएगा। यहाँ पे K1 बचेगा, कट जाएगा, ये माइनस यहाँ पे है, ये माइनस कंसीडर होगा, e⁻ -K2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा CS का जो वैल्यू आएगा, CA0 इन ब्रैकेट 1 माइनस, ये टर्म 0, ये माइनस है, K1 से K1 कट जाएगा, 1 आएगा, e⁻ -K2t आ जाएगा, ठीक है। और सेकेंड कंडीशन में होगा, अगर मान लीजिए K2 बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया K1 से, सेम वही K2 को यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे तो हम K2 के सामने K1 को नेगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे होगा CA0 1 माइनस, यहाँ पे K2 का वैल्यू बहुत बड़ा है, तो मतलब K1 छोटा है, K1 छोटा का मतलब यहाँ पे हम K1 का वैल्यू 0 कर देंगे, तो K2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस e⁻−K1t केवल बचेगा। और यहाँ पे हमारा K1 का वैल्यू 0 रखेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये कट जाएगा, तो इसका वैल्यू लगभग 0 आएगा, तो पूरा ये टर्म हट जाएगा। तो ये दोनों हमको कंपेयर करके लिखना था। अब इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि कैसे जो कंसंट्रेशन है तीनों के, A, R और S के, CR, CS, ये सब कैसे टाइम के साथ वेरी करते हैं। टाइम इधर लेंगे हम, कंसंट्रेशन इधर लेंगे, ठीक है। तो हमारा शुरुआत में CR और CA 0 था, हम क्वाड्रेंट में 0 0 लेते हैं, यहाँ से जो भी लाइन जाएगा। CA का वैल्यू मैक्सिमम था, CA 0 टाइम 0 पर, ये T टाइम बाद है, ठीक है। तो अभी सेम जैसे उसमें हमारा पैरेलल रिएक्शन में हमारा गया था, ये इस तरह से घटेगा और लास्ट में जो ये आएगा कंसंट्रेशन, यहाँ पे हमारा ये CA आएगा T टाइम बाद, ठीक है। ये टाइम हमारा जो है T है, टाइम इंटरवल, T टाइम बाद हमारा कितना बचेगा, केवल CA। और इसमें जो R और S है, इसका जो कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो जैसे शुरुआत होगा तो R का ऐसे पहले बढ़ता है, ठीक है, पहले बढ़ेगा, फिर एक यहाँ तक मैक्सिमम तक जाके फिर एक थोड़ा सा स्लोपी होगा और इस तरह से आ जाता है। ये मैक्सिमम जो बनेगा हमारा T टाइम पे CR बनेगा। और जो यस है, तो ये पहले शुरुआत में नहीं उतना बनता है यह R से, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, ठीक है, वैसे वैसे इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है और CS का कंसंट्रेशन CR से लास्ट में जाते जाते CR से ज़्यादा हो जाता है। ये है हमारा कंसंट्रेशन और टेम्परेचर का कर्व। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, बाकी आगे आने वाले वीडियो में और कुछ नए टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।